कई बार इंडस्ट्री में जो कैपेसिटर पैनल लगे होते हैं उनमें कॉन्टेक्टर फेल होने की समस्या हमें बार बार देखने को मिलती है। और इस केस में अगर हम नया कॉन्टेक्टर भी लाकर लगा देते हैं तो वह दूसरा कॉन्टेक्टर भी वापस से फेल हो जाता है, जिसे हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हमें कॉन्टेक्टर ब्लास्ट होने की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात करें कि आखिरकार कॉन्टेक्टर फेल के पीछे का कारण क्या है, तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें एक कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ती है। और सेम उसी तरीके से अगर हम किसी कैपेसिटर को भी ऑटोमेटिक स्टार्ट कराना चाहते हैं तो उस समय भी हमें एक कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, वह मोटर को स्टार्ट करने वाले जो नॉर्मल कॉन्टेक्टर होते हैं उसी नॉर्मल कॉन्टेक्टर का ही उपयोग कैपेसिटर को भी ऑन ऑफ कराने के लिए करते हैं। और दोस्तों इसी गलती के कारण ही हमें कैपेसिटर पैनल में कॉन्टेक्टर फेलियर की, कॉन्टेक्टर ब्लास्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको आगे से एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आप कैपेसिटर को स्टार्ट कराना चाहते हैं तो उस समय आप नॉर्मल कॉन्टेक्टर की बजाय कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगला सवाल आप सभी के मन में यही आ रहा होगा कि आखिरकार कैपेसिटर के लिए ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर लगाना क्यों जरूरी है, और साथ ही में कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर में नॉर्मल कॉन्टेक्टर से क्या अलग होता है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों सवाल का जवाब भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले इन दोनों कॉन्टेक्टर को एक साथ में देखते हो तो आपको दिखेगा जो कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर होगा इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एड ऑन ब्लॉक को लगाया जाता है। दोस्तों यह एड ऑन ब्लॉक एक तरीके का रजिस्टर होता है जिसे हम डैंपिंग रजिस्टर बोलते हैं, और यह डैंपिंग रजिस्टर ही हमारे कैपेसिटर कॉन्टेक्टर को फेल होने से बचाता है। अब इन सभी के बाद में दोस्तों अगला सवाल यह आता है कि आखिरकार ये जो डैंपिंग रजिस्टर है यह हमारे कॉन्टेक्टर को ब्लास्ट होने से कैसे बचाते हैं। तो दोस्तों इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं कि जब भी हम किसी एक मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वह मोटर स्टार्टिंग के कुछ समय तक उसके नॉर्मल करंट से 4 से 5 गुना ज्यादा करंट लेती है। जैसे उदाहरण के लिए ये हमारी एक मोटर है। अब यह मोटर अगर इसके नॉर्मल कंडीशन में 15 एम्पियर करंट लेती है तो उस केस में जब हम हमारी इस मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ समय तक यह मोटर 4 से 5 गुना ज्यादा करंट लेती है। मतलब कि यही मोटर हमारी स्टार्टिंग के कुछ समय तक 60 एम्पियर से 100 एम्पियर तक करंट ले रही होगी, जिसे हम इनरस करंट बोलते हैं। तो दोस्तों यही चीज अगर हम हमारे कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की जो स्टार्टिंग करंट होती है वह आप इस फोटो की मदद से समझ सकते हैं। जब हम हमारी मोटर की बात करते हैं तो वह मोटर स्टार्टिंग में सिर्फ 4 से 5 गुना ही एक्स्ट्रा करंट लेती है, लेकिन एक कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग के समय 60 से 70 गुना ज्यादा करंट लेता है। मतलब कि अगर कोई कैपेसिटर नॉर्मल कंडीशन में 18 एम्पियर करंट लेता है तो उसी कैपेसिटर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के समय उसका इनवर्स करंट 1200 एम्पियर तक फ्लो हो सकता है। तो दोस्तों इतने ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से न केवल हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह कॉन्टेक्टर डैमेज होता है, साथ ही साथ हमारा कैपेसिटर भी डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों इसी इनवर्स करंट को ही कम करने के लिए हम कॉन्टेक्टर के साथ में एक रजिस्टर को लगा देते हैं, और इसी रजिस्टर को लगा देने के बाद में हमारा जो स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर 60 से 70 गुना ज्यादा करंट ले रहा था वह कम होकर 5 से 7 गुना ही रह जाता है। इस पूरी बातों को आप सिर्फ इस इमेज की मदद से समझ सकते हो। यह इमेज 12.5 kVAR के एक कैपेसिटर की है जिसका नॉर्मल कंडीशन में करंट 18 एम्पियर के आसपास का ही होता है, लेकिन जब हम हमारे इस कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल कॉन्टेक्टर से तो इसका जो पीक करंट होता है, जो स्टार्टिंग के समय इनरस करंट होता है, वह कुछ समय तक 1200 एम्पियर तक चले जाता है। लेकिन जब इसी कैपेसिटर को हम नॉर्मल कॉन्टेक्टर के बजाय हम एक कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर से स्टार्ट कराते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग करंट है वह सिर्फ 260 एम्पियर तक ही रह जाता है। दोस्तों अगर हम लास्ट में वीडियो का समरी देखें तो अगर आपकी इंडस्ट्री में कैपेसिटर फेल हो रहे हैं तो आपको चेक करना है कहीं आपके कैपेसिटर पैनल में एक नॉर्मल कॉन्टेक्टर तो नहीं जुड़ा हुआ। अगर आपने नॉर्मल कॉन्टेक्टर जोड़ रखा है तो आपको उसको हटाकर एक कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर लगाना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर में एक डैंपिंग रजिस्टर को अलग से लगाया जाता है जिसका मुख्य काम होता है हमारे कैपेसिटर के इनवर्स करंट को कंट्रोल करना, जिसके कंट्रोल करने से कैपेसिटर फेल होने की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही में यह हमारे कैपेसिटर की लाइफ को भी इंप्रूव करता है। लेकिन दोस्तों एक और सवाल कई लोगों के मन में आएगा कि वो उनकी इंडस्ट्री में कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर को ही लगा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्टेक्टर फेल या कैपेसिटर फेल होने की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो हमने डैंपिंग रजिस्टर लगा रखा है इसके कनेक्शन को चेक करना है, क्योंकि कई बार हम डैंपिंग रजिस्टर को तो लगा देते हैं लेकिन फिर भी हमारे कॉन्टेक्टर डैमेज हो रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कनेक्शन लूज होने के कारण भी हमें यह समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक नए कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर को लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप L&T
इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन के एमओसी कॉन्ट्रैक्टर को खरीद सकते हो। अगर हम बात करें एल&टी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के एमओसी कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर से कितने अलग है, तो इसका सबसे मुख्य अंतर यह होता है कि जो हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनमें जो डैंपिंग रजिस्टर का कनेक्शन किया जाता है वह हमारे मेन वायर के साथ में किया जाता है। जैसे इसके अंदर तो आप देख सकते हो, इसके अंदर जो डैंपिंग रजिस्टर का वायर है यह अलग से जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंदर जो वायर होता है डैंपिंग रजिस्टर का वो यहाँ से ना जाके वो अलग से जो हमारा मेन कनेक्शन होता है पावर लाइन का, यहाँ पे हमारे डैंपिंग रजिस्टर के वायर को कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों इस वायर को अगर हम फेज वायर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो यह टाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है। यह हमारे फेज वायर से काफी पतले होते हैं, जिसके कारण कई बार डैंपिंग रजिस्टर के वायर लूज रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे कैपेसिटर के फेल होने या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर के फेल होने का डर बना रहता है। लेकिन दोस्तों एमओसी कॉन्ट्रैक्टर में डैंपिंग रजिस्टर का वायर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर के वायर में फिक्स रहते हैं, इन्हें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से इनके लूज होने की हमें कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों इनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं और मैक्सिमम सेफ्टी रेटिंग के साथ में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमओसी कॉन्ट्रैक्टर की एक और खास बात यह भी है कि एमओसी कॉन्ट्रैक्टर आपको अलग अलग रेटिंग में देखने को मिल जाएंगे। यह आपको 3 kVAR से शुरू होकर 100 kVAR तक की रेंज में देखने को मिल जाते हैं। इसकी रेटिंग लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और एक और बात, इनके कॉन्ट्रैक्टर में फेज के अंदर कोई भी फ्लैश ओवर की समस्या भी देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों अगर आप इस कॉन्ट्रैक्टर को लेना चाहते हो तो एल&टी इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन के प्रोडक्ट आपको इंडिया के ऑल ओवर लोकेशन पे आसानी से मिल जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप आपकी इंडस्ट्री में आने वाली कैपेसिटर फेल की समस्या को सही कर पाओगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़े रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की और भी इलेक्ट्रिकल की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।